अगर कल आपके एमसीएचएन 70 का निरीक्षण हो जाए तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? इस बार निरीक्षण केवल रजिस्टर देखकर नहीं होगा, बल्कि एक विशेष मोबाइल ओडीके ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्ट भरी जाएगी। इस ऐप में जब अधिकारी निरीक्षण करने आएंगे तो आशा और एएनएम से कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड चेक करेंगे और आशा और एएनएम को कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने होंगे और रिपोर्ट आखिर ऐप में कैसे भरी जाएगी, आज के इस वीडियो में आपको इस निरीक्षण ऐप की पूरी प्रक्रिया लाइव दिखाऊंगा। यह वीडियो सिर्फ आशा, एएनएम और सीएचओ के लिए नहीं, बल्कि निरीक्षण करने वाले जिला, ब्लॉक और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए भी एक उपयोगी गाइड साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से अधिकारी भी समझ सकेंगे कि ऐप निरीक्षण रिपोर्ट किस प्रकार भरनी है, प्रत्येक बिंदु पर क्या जानकारी दर्ज करनी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके निरीक्षण को आसान बनाने के साथ साथ सही और गुणवत्तापूर्ण रिपोर्टिंग में भी मदद करेगा। नमस्कार, मैं हूं रोहितास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनबाड़ी न्यूज। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जो एक अभियान चलाया जा रहा है एचआरपी यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लेकर के, जिसके अंदर स्टेट लेवल से लेकर के और सेक्टर लेवल तक के सभी अधिकारी, कार्मिक अपने अपने क्षेत्र के अंदर आशा और एएनएम के द्वारा गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सेवाओं का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो इस ऐप के अंदर क्या क्या होगा, निरीक्षण ऐप का परिचय होगा, ऐप में अधिकारी सबसे पहले क्या भरेंगे, आशा और एएनएम के कौन कौन से रिकॉर्ड हैं जो चेक किए जाएंगे, आशा से कौन से सवाल पूछे जाएंगे, एएनएम से कौन कौन से रिकॉर्ड मांगे जाएंगे, लाभार्थियों से क्या पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पर कि लाभार्थियों से क्या पूछा जाएगा। और 7 नंबर पॉइंट है कि रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, किन गलतियों से बचना है। अंत में पूरी चेकलिस्ट और महत्वपूर्ण सुझाव भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी एचआरपी को लेकर के एक महा अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत प्रत्येक क्षेत्र के अंदर सभी अधिकारी पहुंचेंगे, फील्ड में आएंगे, एचआरपी महिला के घर तक पहुंचेंगे और उनसे रिपोर्ट लेंगे और उनकी रिपोर्ट चेक करेंगे कि क्या वास्तव में आशा और एएनएम के द्वारा जो सेवाएं दी जानी है वो उन तक सही तरीके से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अधिकारी आएंगे वो चेकलिस्ट के द्वारा किस प्रकार से आपके रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा और उस चेकलिस्ट को कैसे भरेंगे, और वो चेकलिस्ट भरी जाएगी ओडीके ऐप के द्वारा। तो ओडीके ऐप के अंदर किस प्रकार से चेकलिस्ट भरी जाएगी, किस प्रकार से होगा, आप देखेंगे। तो हम चलते हैं सीधा ओडीके ऐप पर। तो अभी हम देखेंगे कि ओडीके कलेक्ट ऐप पर अधिकारी किस प्रकार से आपके एमसीएचएन 70 का निरीक्षण करेंगे और आपसे किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से रिकॉर्ड आपको तैयार रखने हैं, जो अधिकारी चेक करने आएंगे उनको आपको दिखाने होंगे। तो इस ऐप के अंदर एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे। यदि आप निरीक्षण करता है, आप इस ऐप के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तब भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप निरीक्षण करवा रहे हैं, एएनएम है, आशा है, सीएचओ है या अन्य कोई कार्मिक है जिनका निरीक्षण किया जा रहा है, तो से अधिकारी कौन कौन से प्रश्न इस ऐप के माध्यम से पूछेंगे, क्या क्या रिकॉर्ड आपको यहाँ पर रखने हैं, आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मेरे मोबाइल के अंदर जो ओडीके ऐप है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये फॉर्म आपके यहाँ पर ओपन होकर आएगा। यहाँ तो ये 15 से 18 जुलाई तक इसका विशेष सघन अभियान रहेगा और आने वाले समय के अंदर इसी ऐप के माध्यम से सभी की मॉनिटरिंग होगी और आगे से सभी को इसी तरीके से आपको अपने रिकॉर्ड अपडेट रखने होंगे। तो चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते ही एक बैनर आएगा, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर क्या भरा जाएगा और क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मॉनिटर का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, डेजिग्नेशन, इसके बाद आता है लेवल ऑफ मॉनिटरिंग, इसके बाद आता है इज द सब सेंटर इज एसडब्ल्यूसी आर्म, ये आपका जो सब सेंटर है वो एसडब्ल्यूसी आर्म है, यस या नो यहाँ पर क्लिक करेंगे। इज द फैसिलिटी इज डिलीवरी पॉइंट, डिलीवरी पॉइंट है तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पाए यस या नो के अंदर पूछेगा। यदि डिलीवरी पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। इसी प्रकार आगे पूछेंगे इज द फैसिलिटी इज एफआरयू, यदि आपकी फैसिलिटी एफआरयू है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद आता है कैप्चर लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, तो आपके जो यहाँ पर अधिकारी आएंगे वो आपके यहाँ पर लोकेशन रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें फैसिलिटी इंचार्ज नेम, यहाँ पर इंचार्ज नेम डाला जाएगा। फैसिलिटी इंचार्ज डेजिग्नेशन, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, एएनएम है, सीएचओ है, तो यहाँ पर एएनएम या सीएचओ जो भी है वो लिखा जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने बाद देखेंगे टोटल प्रेग्नेंट रजिस्टर्ड दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके पास टोटल प्रेग्नेंट वुमेन कितने आपके पास रजिस्टर्ड है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 35 यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन इनके पास रजिस्टर्ड है, तो मैंने यहाँ पर 35 डाल दिया है। आगे आता है प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 35 के अंदर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी आपके पास रजिस्टर्ड है। तो 35 की 35 इनके पास मेरे को मिली है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर रजिस्टर्ड थी, तो मैंने यहाँ पर 35 डाल दिया है। इसके बाद आता है प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू फॉर
फोर्थ एनसी एज पर ड्यू लिस्ट। अब आपके पास ड्यू लिस्ट है, उस ड्यू लिस्ट के अनुसार आपके पास कितनी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनकी चौथी जांच अभी होनी बाकी है। तो इनके पास अभी चौथी जांच होनी जो बाकी थी वो इनके पास 4 थी, मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया है। प्रेग्नेंट वुमेन हु एक्चुअली रिसीव्ड फोर्थ एनसी, जो आपके पास 4 की ड्यू लिस्ट थी, उन 4 ड्यू लिस्ट के अंदर से आपके पास कितनी एनसी है जिनकी आपने फोर्थ एनसी यहाँ पर चेकअप कर दिया है। तो इनके अंदर से 3 का कर दिया, यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया है। इसके बाद आता है कि हाउ मनी प्रेग्नेंट वुमेन एनसी रिकॉर्ड विद ऑल पैरामीटर्स एंटर्ड, बीपी, वेट, एचबी, यूरिन, टीडी। ये 5 चीज हैं आउट ऑफ 5 रिकॉर्ड्स। ये 5 रिकॉर्ड क्या क्या रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे? बीपी, वेट, एचबी, यूरिन और टीडी। इन 5 रिकॉर्ड के अंदर से आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा। और कैसे चेक किया जाएगा? ये आपके आरसीएच रजिस्टर से 5 प्रेग्नेंट वुमेन के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। आपके आरसीएच रजिस्टर रैंडमली कोई भी 5 वुमेन लेंगे, उन 500 का यहाँ पर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। और उन 5 में से कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है जिनका रिकॉर्ड आपके आरसीएच रजिस्टर में पूर्ण रूप से दर्ज है, यहाँ पर संख्या लिखेंगे। तो 5 वुमेन का यहाँ पर चेक किया गया और 5 के अंदर से मुझे मिला कि 4 महिलाएं हैं जिनका रिकॉर्ड आपके यहाँ पर पूरा भरा हुआ मिला है, और 1 महिला है जिनका मुझे यहाँ पर वेट लिखा हुआ नहीं मिला, या उनके यहाँ पर बीपी की रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिला, टीडी का टीके की रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं मिला। तो इस प्रकार से मेरे को 4 का पूरा रिकॉर्ड मिला है, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिया है। इसके बाद आता है टोटल एनसी बेनिफिशियरीज स्क्रीन्ड दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके द्वारा कितनी एनसी की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। तो 35 इनके पास दर्ज है, 35 रिकॉर्ड है, 35 की 35 इन्होंने स्क्रीनिंग कर दिया है। एचआरपी आइडेंटिफाइड, अब इन 35 के अंदर से आपको कितनी एचआरपी आइडेंटिफाइड हुई? हाई रिस्क प्रेगनेंसी मिली, तो इनके अंदर से मुझे 2 मिली है, तो यहाँ पर 2 डाल दिया है। हाउ मनी प्रेग्नेंट वुमेन एचआरपी करेक्टली कैटेगराइज्ड एज पर कैटेगराइज आउट ऑफ 5 एचआरपी केस चेक्ड, यानी आरसीएच रजिस्टर से 5 एचआरपी के रिकॉर्ड चेक करना है। उन 5 में से कितनी एचआरपी को सही कैटेगरी में दर्ज किया गया? तो इनके पास 2 एचआरपी महिला थी, उन दोनों का रिकॉर्ड मैंने चेक किया। दोनों के रिकॉर्ड के अंदर यहाँ पर मैंने देखा कि इन्होंने सही कैटेगरी यहाँ पर भर रखी है, तो मैंने यहाँ पर 2 का 2 डाल दिया है। अब यहाँ पर आगे पूछ रहा है कि थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर टोटल आपको कितनी एचआरपी मिली। वो जो 2 एचआरपी इनको मिली है, वो दोनों एचआरपी इनको थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मिल चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने दोनों यहाँ पर डाल दिया है। आगे आता है थर्ड ट्राइमेस्टर एचआरपी विद ए फॉलोअप विजिट डॉक्यूमेंट इन लास्ट 1 मंथ, यानी एचआरपी रजिस्टर और ट्रैकिंग शीट। अब आपका एचआरपी रजिस्टर और ट्रैकिंग शीट आपके पास रिकॉर्ड जहां पर आप एचआरपी का रखते हो, वो चेक किया जाएगा कि लास्ट 1 मंथ के अंदर आपने कितनी थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ऐसी एचआरपी आपके पास थी जिनका आपने फॉलोअप किया। ये एनएम के लिए, आशा के लिए है कि एनएम आशा के द्वारा यहाँ पर कितने फॉलोअप किए गए हैं वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने उनके रिकॉर्ड के अंदर देखा कि लास्ट 1 मंथ के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड के अंदर कोई भी फॉलोअप यहाँ पर दर्ज नहीं कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया है। अब आगे आता है टोटल एनसी बेनिफिशियरीज दिस फाइनेंशियल ईयर, यानी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके पास टोटल एनसी बेनिफिशियरी कितने हैं। तो मैंने आपको पहले आप बताया था यहाँ पर उनके पास 35 थे, मैंने यहाँ पर 35 डाल दिया है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि अप्रैल से अब तक। तो प्रेग्नेंट वुमेन टेस्टेड फॉर एचबी, इन 35 के अंदर से कितनों का एचबी जांच की हुई है? तो 35 की 35 इन्होंने एचबी की जांच कर रखी थी। अब आगे आता है मॉडरेट एनीमिया आइडेंटिफाइड। मॉडरेट एनीमिया क्या होता है? मॉडरेट एनीमिया होता है 7 से लेकर के 10.9 के बीच में जिनका एचबी होगा वो मॉडरेट एनीमिया होगा। तो इन 35 के अंदर से 7 से 10.9 के बीच में 30 का एचबी मुझे मिला, तो मैंने यहाँ पर 30 डाल दिया है। और अब आगे पूछ रहा है कि मॉडरेट एनीमिया एचबी 7 से 10 ग्राम जिनका है, उन केस के अंदर से उनका डॉक्यूमेंटेड ट्रीटमेंट आईएफए, थेरेपेटिक और एफसीएम, आपने आईएफए कितनों को दिया है और एफसीएम इंजेक्शन कितनों को लगाया? तो इन 30 में से 30 को इन्होंने आयरन टेबलेट यहाँ पर दे रखी है, ऐसा इनके आरसीएस रजिस्टर में रिकॉर्ड मुझे मिला है, तो मैंने यहाँ पर 30 डाल दिया है। इसके बाद आता है कि सीवियर एनीमिया आइडेंटिफाइड। ये सीवियर एनीमिक कितनी मिली? सीवियर एनीमिक होती है जो 7 ग्राम से कम एचबी जिनका होगा वो सीवियर एनीमिक में मानेंगे। तो इनके क्षेत्र में यहाँ पर मुझे 7 से कम एचबी वाली 1 महिला मिली है, जो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया है। अब आगे पूछ रहा है कि सीवियर एनीमिया एचबी जो 7 से कम जिनका एचबी था, उन केसेस में आपने कितनों को एफसीएम लगा दिया है, कितनों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दिया है और कितनों को रेफर कर दिया है। यानी एफसीएम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रेफर, इन तीनों में से एक रिकॉर्ड आपके पास मिलना चाहिए। आपके रजिस्टर के अंदर उसका मेंशन होना चाहिए। यदि है तो आप यहाँ पर संख्या डालेंगे, नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देंगे। तो एक इनके पास सीवियर एनीमिक थी और 1 का रिकॉर्ड इन्होंने यहाँ पर मुझे दिखा दिया है कि इनको एफसीएम इंजेक्शन लगवा दिया गया है, तो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है। टोटल रेफरल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन इन ड्राइव पीरियड, ये ड्राइव पीरियड क्या है? 15 से लेकर के 18 तारीख तक का है। इस 15 से 18 तारीख के बीच में आपने कितनी प्रेग्नेंट वुमेन को रेफर किया, तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। इनके द्वारा 1 रेफर किया गया था, मैंने 1 डाल दिया है। 0 है तो यहाँ पर 0 डाल देंगे। 2, 3, 4, 5 जितने हैं वहां पर आप संख्या डाल देंगे। और ये सभी रिकॉर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आशा एएनएम-सीएचओ के रिकॉर्ड में, रजिस्टर में कहीं ना कहीं मेंशन होने चाहिए, लिखे में होने चाहिए, तभी माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। आगे आता है रेफरल्स ट्रांसपोर्टेड बाई 108, 104, यानी आपने जिनको रेफर
रेफर किया वो 104 या 108 से आपने रेफर किया है तो यहाँ पर उनकी संख्या डाल देंगे। यदि उनको आपके पर्सनल वाहन से आपने रेफर किया है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है इन्होंने 104 108 से रेफर किया था, मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया है। रेफरल्स विद फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम रिसीविंग फैसिलिटी, यानी जहां पर आपने उसको रेफर किया वहां से आपने उसका वापस फीडबैक लिया या नहीं लिया, वो फीडबैक आपके पास है या नहीं है, कि वो जिस महिला को आपने रेफर किया वो जहां पर आपने रेफर किया उस संस्था पर वो महिला पहुंची है, वहां पर उनको उनका उपचार मिला है या नहीं मिला, ऐसा आपने फीडबैक लिया या नहीं लिया। यदि लिया है तो यहाँ पर 1 डाल देंगे, नहीं लिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आगे आता है कि इज एमसीएचएन सेशन इज ऑर्गेनाइज्ड टुडे एट द हेल्थ फैसिलिटी, यानी आपकी फैसिलिटी पर आज एमसीएचएन डे आयोजित किया जा रहा है तो यहाँ पर यस आ जाएगा। इसके बाद आता है प्रेग्नेंट वुमेन ड्यू एज पर ड्यू लिस्ट। आज जो आपके एमसीएचएन डे आयोजित किया जा रहा है तो आपके पास ड्यू लिस्ट होगी और वो ड्यू लिस्ट आपके आरसीएस रजिस्टर में मिलान की जाएगी। तो ड्यू लिस्ट आपके पास कितनी प्रेग्नेंट वुमेन की है, तो इनके पास 7 ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनकी जांच आज की जानी थी, 7 की इनके पास ड्यू लिस्ट है। और इन 7 के अंदर से अभी तक कितनी एनसी एमसीएचएन डे पर यहाँ पर जांच करवाने के लिए आ चुकी है, तो इनके अंदर से 5 आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया है। आगे आता है कि प्राइवेसी मेंशन ड्यूरिंग एनसी, यानी एनसी जांच के दौरान प्राइवेसी मेंशन कर रखी है या नहीं कर रखी है, यदि है तो यहाँ पर यस आ जाएंगे, नो है तो नो आ जाएगा। नोट एप्लीकेबल यानी जरूरत नहीं है तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद आता है टोटल चिल्ड्रन ड्यू फॉर इम्यूनाइजेशन, यानी इम्यूनाइजेशन के लिए कितने बच्चों की ड्यू लिस्ट है जो आज इस टीकाकरण सत्र पर टीके लगवाने के लिए आने हैं। तो इनके पास 15 की ड्यू लिस्ट थी, 15 के अंदर से कितने बच्चे एमसीएचएन के अंदर आज टीके लगवाने के लिए आ चुके हैं, तो यहाँ पर 10 मैंने डाल दिया है, 10 आ चुके हैं। इसके बाद आता है इज पीएमएसएमए डे ऑर्गेनाइजिंग टुडे एट द हेल्थ फैसिलिटी, यानी आपकी फैसिलिटी पर आज पीएमएसएमए मनाया जा रहा है या नहीं मनाया जा रहा, तो आज पीएमएसएमए नहीं मनाया जा रहा, तो मैंने यहाँ पर नो डाल दिया है। इसके बाद आपसे पूछेंगे, जो आशा है एएनएम है उनसे पूछा जाएगा कि डिलीवरीज इन लास्ट 1 मंथ, यानी लास्ट 1 महीने के अंदर आपके क्षेत्र में कितनी डिलीवरी हुई है। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि 4 डिलीवरी हुई है। इन चारों डिलीवरी की एचबीपीएनसी विजिट कंप्लीट ऑन शेड्यूल, यानी शेड्यूल के अनुसार आपने उनकी एचबीपीएनसी घर पर जाकर के जांच की है या नहीं की, तो वो पूछा जाएगा। तो यदि आपने की है तो आप बता देंगे की है, उनके यहाँ पर आपकी संख्या डाला जाएगा। अब आगे आता है कि इन 4 एचबीपीएनसी आपने की है तो इनके अंदर से टोटल हाई रिस्क पीएन मदर्स आइडेंटिफाइड का मतलब है पोस्ट नेटल केयर मदर्स आइडेंटिफाइड, यानी पोस्ट नेटल के दौरान कितनी माताओं का यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया है जो हाई रिस्क है। तो यहाँ पर इन चारों के अंदर से इनके एक भी हाई रिस्क नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। हाई रिस्क पोस्ट नेटल मदर्स गिवन एडिशनल प्रायोरिटी विजिट, यदि आपने इन चारों में से कोई आपको हाई रिस्क मिली है तो उसकी आपने एक्स्ट्रा विजिट की या नहीं की। तो मेरे यहाँ पर इन चारों के अंदर से कोई हाई रिस्क इनके पास नहीं थी, तो इनकी एक्स्ट्रा विजिट करने की आवश्यकता नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। आगे आता है मैटरनल डेथ रिपोर्टेड। अब आपके क्षेत्र में कोई मैटरनल डेथ हुई है तो उसकी रिपोर्ट आपने की है तो वो संख्या डालेंगे। मैटरनल डेथ एंटर्ड ऑन एमपीसीडीएसआर पोर्टल फॉर्म नंबर 1 से 6, यानी ये 6 फॉर्म आपको भर करके देने होते हैं, वो आपने भर के दिए या नहीं दिए, यदि आपकी फैसिलिटी पर यहाँ पर कोई डेथ हुई है तो। इसके बाद आता है मैटरनल डेथ विद इनिशियल रिसीव विद इन 24 आवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपने मुख्य रूप से जो 24 घंटे के अंदर जो मैटरनल डेथ हुई है उसकी रिपोर्ट आपने की है, यदि की है तो उनकी संख्या लिखनी है। आपके क्षेत्र में कोई मैटरनल डेथ हुई नहीं तो यहाँ पर संख्या 0 आ जाएगी। उसके बाद आता है कम्युनिटी मैटरनल डेथ, यानी आपके कम्युनिटी के अंदर कोई मैटरनल डेथ हुई है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। कोई मैटरनल डेथ नहीं हुई थी, मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। कम्युनिटी मैटरनल डेथ विद वर्बल ऑटोप्सी कंप्लीटेड, यानी कोई कम्युनिटी मैटरनल डेथ यदि हुई है तो उसकी आपको वर्बल ऑटोप्सी करनी होती है, वो वर्बल ऑटोप्सी आपने की है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे। अभी यहाँ पर कोई भी मृत्यु नहीं हुई तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। चाइल्ड डेथ रिपोर्टेड, यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपके द्वारा कितने चाइल्ड डेथ की रिपोर्ट की गई है, यदि की गई है तो उसकी संख्या डालेंगे। कोई भी इनके क्षेत्र में तो चाइल्ड डेथ नहीं हुई तो मैंने यहाँ पर 0 डाल दिया है। चाइल्ड डेथ एंटर्ड ऑन ओडीके सीडीआर, यदि चाइल्ड डेथ हुई है तो उसकी ओडीके सीडीआर की गई है या नहीं की गई। सीडीआर का मतलब है चाइल्ड डेथ रिव्यू, यानी आपको ओडीके ऐप के अंदर उसका रिव्यू करना होता है, तो वो आपने किया है तो यहाँ पर संख्या डालेंगे। यदि नहीं हुई है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट करने बाद इसका सेक्शन 2 पार्ट बी फिजिकल, तो यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट 2 जो है वो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ऑब्जर्व होगा कि आपके यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चेक किया जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 2 है, उसके अंदर एनएम को ये पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या यहाँ पर इक्विपमेंट होने चाहिए, कौन कौन से रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा, जो इक्विपमेंट देखा जाएगा वो देखेंगे। यहाँ पर आता है सेपरेट एचआरपी रजिस्टर, यानी सेपरेट एचआरपी रजिस्टर आपके पास होना चाहिए और वो मेंशन एंड अपडेट विद इन लास्ट 7 डेज, यानी लास्ट 7 दिन के अंदर वो अपडेट है या नहीं है। यदि वो अपडेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है एमसीएचएन एनसी ड्यू विद फॉर द ड्राइव पीरियड अवेलेबल विद एनएम सीएचओ, यानी ड्राइव
पीरियड जो आपका यह चल रहा है 15 से लेकर के 18 तारीख तक का, तो इसके अंदर एएनएम और सीएचओ के पास ड्यू लिस्ट होनी चाहिए। वो ड्यू लिस्ट आपके पास है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद आता है ममता कार्ड, एमसीपी कार्ड, रैंडम प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लीटली फील्ड। 5 प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पर ममता कार्ड चेक किया जाएगा कि ये ममता कार्ड आपके द्वारा पूरा भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ। यदि नहीं भरा हुआ है पर तो यहाँ पर नो पर क्लिक हो जाएगा, और पूरा भरा हुआ है तो यहाँ पर यस पर आ जाएगा। इसके बाद आता है फंक्शनल बीपी अपार्ट्स एंड अडल्ट वेइंग स्केल अवेलेबल। आपके पास फंक्शनल बीपी अपार्ट्स होने चाहिए, यदि है तो यहाँ पर यस कर देंगे। वेइंग स्केल होना चाहिए, वजन तोलने की मशीन होनी चाहिए, ये दोनों चीज है तो यहाँ पर यस होगा, अन्यथा यहाँ पर नो हो जाएगा। आगे आता है एचबी एस्टिमेशन फैसिलिटी फंक्शनल। तो एचबी एस्टिमेशन फैसिलिटी यानी एचबी जांच करने के लिए आपके पास यहाँ पर क्या है, किस तरीके से आप एचबी जांच करते हैं, तो सहाली, डिजिटल और लैब, ये 3 अपार्ट्स है यहाँ पर। तो सहाली का मतलब है जो एचबी चेक करते हैं, अपने एक कांच की नली होती है उसके अंदर हम ब्लड लेकर के और उसके अंदर पानी डाल करके हम उसका कलर मिलान करते हैं, तो वो सहाली विधि होती है। डिजिटल एचबी मीटर से आप चेक करते हैं तो डिजिटल एचबी मीटर हो गया, और लैब के अंदर आप जांच करते हैं तो यहाँ पर लैब हो जाएगा। तो इनके अंदर आप जांच कर रहे हैं तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो आ जाएगा। यूरिन एल्बुमिन एंड शुगर टेस्टिंग स्ट्रिप किट अवेलेबल एंड विद इन एक्सपायरी, यानी बिना एक्सपायरी के आपके पास यूरिन एल्बुमिन एंड शुगर टेस्टिंग किट है या नहीं है। यदि है तो यहाँ पर यस कर देंगे, अन्यथा यहाँ पर नो आएगा। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ये चीज आपसे अधिकारी पूछेंगे। यूरिन एल्बुमिन शुगर टेस्टिंग स्ट्रिप और किट आपके पास है या नहीं है। आईएफए टेबलेट और सिरप का स्टॉक आपके पास है या नहीं है। इसके बाद आता है फीटल डॉपलर स्टेथोस्कोप फॉर एफएचएस अवेलेबल, यानी आपके पास फीटल डॉपलर और स्टेथोस्कोप है या नहीं है। 104 108 नंबर डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट फैसिलिटी, यानी 104 और 108 के नंबर आपके यहाँ पर फैसिलिटी पर डिस्प्ले है या नहीं है। स्टाफ अवेयर ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉल 104 108 फॉर प्रेग्नेंट, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आप 104 और 108 पर कॉल किस प्रकार से करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, वो आशा, एएनएम और सीएचओ को पता है या नहीं है, वो पूछेंगे। तो वो आपको जानकारी होनी चाहिए, यदि है तो यहाँ पर यस आएगा, अन्यथा यहाँ पर नो कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है मिनट्स ऑफ लास्ट वीकली एचआरपी रिसीव अवेलेबल ब्लॉक सेक्टर फैसिलिटी लेवल एज एप्लीकेबल। ब्लॉक सेक्टर और फैसिलिटी लेवल पर जो आपकी एचआरपी की रिव्यू मीटिंग हुई थी लास्ट एक वीक के अंदर, तो ऐसी कोई रिव्यू मीटिंग का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वो चेक किया जाएगा। ये आप अपने वीएचएनसी बैठक का या आप अपने हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीएचओ कोई इस प्रकार की मीटिंग करते हैं जिसके अंदर एचआरपी महिलाओं के बारे में आपने चर्चा की है, तो इस प्रकार की कोई मीटिंग आपकी लास्ट एक वीक के अंदर हुई है तो वो आपको दिखानी है। यदि नहीं हुई है तो यहाँ पर नो आ जाएगा। इसके बाद मिनट्स ऑफ लास्ट मंथली मीटिंग विद एएनएम आशा अवेलेबल, यानी लास्ट मंथली मीटिंग जो आपकी हुई थी उसकी मीटिंग मिनट्स आपके पास है तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा नो आ जाएगा। तो इस प्रकार की मीटिंग आपने कोई करवाई है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, मीटिंग रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, लिखा हुआ आपके पास होगा, तभी इसके अंदर यस होगा, अन्यथा यहाँ पर नो हो जाएगा। इसके बाद आता है लेटेस्ट एचआरपी लाइन लिस्ट शेयर्ड विद बीसीएमओ सीएमएचओ, यानी बीसीएमओ और सीएमएचओ के साथ आपने एचआरपी की लाइन लिस्ट शेयर की या नहीं की। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 3 ओपन होकर के आता है। सेक्शन 3 पार्ट सी है रियल टाइम वैलिडेशन ऑफ 5 प्रेग्नेंट वुमेन, यानी 5 प्रेग्नेंट वुमेन का यहाँ पर वैलिडेशन किया जाएगा। और वो 5 कौन सी होगी, थर्ड ट्राइमेस्टर एनसी एचआरपी, थर्ड ट्राइमेस्टर की एनसी हो या एचआरपी हो, उनका रिकॉर्ड ऑब्जर्व किया जाएगा, उनका रिकॉर्ड देखा जाएगा। इसके अंदर क्या देखा जाएगा, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन वैलिडेट, यानी कितनी प्रेग्नेंट वुमेन का, कितनी महिलाओं का आपने यहाँ पर वैलिडेशन किया है, सत्यापन किया है। तो मैंने एक बार यहाँ पर 1 डाल दिया है। यदि यहाँ पर आप 5 डालते हैं, 4 डालते हैं, 3 डालते हैं, तो 3 4 5 बार ये फॉर्म ओपन होकर जाएगा। 3 4 5 महिलाओं का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड ऑनलाइन करना होगा। नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पर मैं उस महिला का नाम यहाँ पर डालेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन जिसका आप यहाँ पर वैलिडेशन कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं। अब उस महिला का आप इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे उसकी उम्र कितनी है, उनकी पीसीडीएस आईडी क्या है, वो आप यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद आता है ईडीडी, इसके बाद ईडीडी सिलेक्ट डेट, यहाँ पर मैं उनकी ईडीडी क्या है, प्रसव की संभावित तारीख क्या है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया 31 जुलाई 2026 है। तो इसके बाद इज दिस प्रेग्नेंट वुमेन एचआरपी, क्या यह प्रेग्नेंट वुमेन है जो एचआरपी है, तो ये एचआरपी नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। इनका वेट कितना है, इसके बाद आता है यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअल वेट केजी ऑफ प्रेग्नेंट मैच विद द रिकॉर्ड, यानी जिस महिला का यहाँ पर वैलिडेशन सत्यापन किया जा रहा है तो उसका वजन यहाँ पर 48 किलो था। अब आपके यहाँ पर आरसीएस रजिस्टर के अंदर, आपके ममता कार्ड के अंदर देखा जाएगा, आपके रिकॉर्ड के अंदर देखा जाएगा कि आपने उसका वजन कितना डाल रखा है। यदि 48 है, 48 का 48 उसका सेम मैच हो रहा है, लगभग उतना ही बैठ रहा है, तो यहाँ पर आपका यस हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो हो जाएगा। अब आगे आता है ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर, यहाँ पर बीपी इनका कितना है, 120/80 है। अब आपका यहाँ पर रिकॉर्ड से चेक किया जाएगा कि 120/80 है, जो वो आपके रिकॉर्ड के अंदर जो आपने डाल रखा है वो सही है या नहीं, तो यहाँ पर मैच हो रहा है तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो हो जाएगा। इसके बाद आता है हीमोग्लोबिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन का हीमोग्लोबिन कितना है, तो यहाँ पर निरीक्षण करता अधिकारी अपने सामने यहाँ पर चेक करेंगे, उनका हीमोग्लोबिन 10 मिला और आपके रिकॉर्ड के अंदर भी 10 है, तो यहाँ पर यस हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो हो जाएगा। व्हाट इज द यूरिन एल्बुमिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, अब यूरिन एल्बुमिन कितना है, यूरिन एल्बुमिन प्रेग्नेंट वुमेन का आपने अपने रजिस्टर के अंदर नेगेटिव डाल रखा है, +1 +2 +3 +4, तो वो यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा, चेक किया जाएगा और उस महिला का यूरिन एल्बुमिन आपका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहाँ पर यदि नॉर्मल है तो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। व्हाट इज ब्लड शुगर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन,
अब प्रेग्नेंट वुमेन का ब्लड शुगर कितना मिला, तो यहाँ पर दो प्रकार से यहाँ पर फास्टिंग और खाना खाने के बाद दो तरीके से ब्लड शुगर किया जाता है। तो खाना खाने के बाद 140 या 140 से कम होगा तो वो सामान्य होगा, और बिना खाना खाए फास्टिंग आप ब्लड शुगर यहाँ पर चेक करते हैं तो उनका 95 होना चाहिए, तो 95 यहाँ पर सामान्य होगा। तो सामान्य यहाँ पर 95 से 130 के बीच में 140 तक यहाँ पर सामान्य माना जाता है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया तो इनका 140 मिला, और आपके रिकॉर्ड के अंदर भी नॉर्मल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मल आ जाएगा। व्हाट इज द यूरिन एएसबी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। अब ये एएसबी क्या है, तो एएसबी का मतलब है एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, यानी उस महिला के अंदर किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है और फिर भी उनका यूरिन आपने चेक किया तो उसके अंदर बैक्टीरिया मिला है, तो वो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैक्टीरिया क्या मिला है, +1 +2 +3 +4 जितना मिला है आपने डाल रखा है, तो वो आप यहाँ पर देखेंगे। यदि उनका बीपी हाई रहता है और यहाँ पर उनका यूरिन जो एएसबी आपने चेक किया है वो पॉजिटिव के अंदर आता है, तो वो गर्भवती महिला हाई रिस्क की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आता है एक्चुअल यूरिन एएसबी वैल्यू ऑफ प्रेग्नेंट मैच विद द रिकॉर्ड। अब आपका जो रिकॉर्ड है जो आपने आरसीएच रजिस्टर के अंदर लिख रखा है वो इसके मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो यहाँ पर देखा जाएगा। यदि मैच हो रहा है तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे आता है एग्जामिनेशन ऑफ काउंसलिंग गिवन टुडे, यानी एग्जामिनेशन किया गया, काउंसलिंग दी गई है। क्या क्या एग्जामिनेशन करना है, क्या क्या काउंसलिंग देनी है। फिजिकल एग्जाम डन, यानी उनका फिजिकल एग्जाम आपने कर लिया है, उनका वेट कितना है, उनकी हाइट कितनी है, उनका पेट की जांच आपने कर लिया है, तो ये आपने किया है तो यहाँ पर डन आ जाएगा। डेंजर साइन, अब उस महिला के अंदर डेंजर साइन के बारे में आपने उनको बताया है, उनको काउंसलिंग की, यानी कि गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव होना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में सोजन होना, इस प्रकार के आपको डेंजर साइन आप उनको बताएंगे। उनके बारे में काउंसलिंग किया है नहीं की, यदि की है तो यहाँ पर टिक हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पर अनटिक हो जाएगा। इसके बाद आता है डाइटरी, यानी उनके खान पान के बारे में, पौष्टिक आहार के बारे में आपने बताया। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपने उनको सलाह दी, काउंसलिंग की या नहीं की, तो ये चारों चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। इन चारों चीजों के बारे में उस महिला को जानकारी है तो आपने काउंसलिंग की है, अन्यथा नहीं की। तो जो भी आशा एएनएम है इन चारों चीजों के बारे में हर प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छे से बताना होगा। नेक्स्ट करेंगे तो सेक्शन 4 यहाँ पर ओपन होकर के आता है। अब सेक्शन 4 जल्दी यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि आशा और एएनएम यहाँ पर क्या सेवाएं दी जा रही है। हैज आशा एएनएम विजिटेड हर एट होम इन द लास्ट 1 मंथ, यानी उस महिला से पूछेंगे कि लास्ट 1 महीने के अंदर आपके घर आशा और एएनएम की विजिट हुई या नहीं हुई। यदि वो कहती है कि हाँ एएनएम आशा आई थी तो यहाँ पर यस आ जाएंगे, नहीं आई तो नो, नॉट एप्लीकेबल, यानी जाने की जरूरत नहीं थी उसके घर पर, तो यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। डज शी नो हर ईडीडी एंड द डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी वो अपनी ईडीडी के बारे में और डेंजर साइन जो प्रेगनेंसी के दौरान खतरे के लक्षण होते हैं उसके बारे में जानकारी है या नहीं है, ये उस महिला से पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी आशा एएनएम है अपने क्षेत्र की सभी गर्भवती महिला को डेंजर साइन के बारे में आवश्यक रूप से बता दें। इसके बाद आता है हैज शी रिसीव्ड आईएफए एंड कैल्शियम टेबलेट। तो अब उस महिला से पूछा जाए कि आपको आईएफए और कैल्शियम की टेबलेट दी गई है या नहीं दी गई। आगे आता है वर बीपी वेट एचबी एंड यूरिन टेस्ट एट हर लास्ट एएनसी, यानी जब आप यहाँ पर लास्ट एएनसी जांच करवाने के लिए आए थे तो उस समय आपका बीपी चेक किया गया था, वेट किया गया था, एचबी की जांच की गई थी, यूरिन की जांच की गई थी। यदि ये सभी जांचें की गई है तो यहाँ पर यस आएगा, नहीं की गई है तो यहाँ पर नो आ जाएगा। आगे आता है इज शी अवेयर ऑफ 104 108 एम्बुलेंस एंड हाउ टू कॉल इट, यानी 104 और 108 एम्बुलेंस के बारे में उनको जानकारी है और वो 104 108 पर कॉल कैसे करेंगे, किस प्रकार से 104 108 को बुलाएंगे, ये उनको बता रखा है आपने। तो यहाँ पर वो बताएगी कि हाँ मुझे जानकारी है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो आ जाएगा। हैज ए डिलीवरी फैसिलिटी बीन आइडेंटिफाइड प्लान्ड फॉर हर बर्थ प्लान, यानी जब बच्चे के जन्म के लिए उन्होंने कहां पर डिलीवरी करवानी है ऐसा उन्होंने कोई संस्था के आइडेंटिफाइड कर रखा है, चिन्हित कर रखा है या प्लान कर रखा है। यदि कर रखा है तो यहाँ पर यस आ जाएगा, नहीं कर रखा है तो यहाँ पर नो आ जाएगा। आगे आता है इफ एचआरपी, यदि वो महिला एचआरपी है तो हैज शी बीन टोल्ड अबाउट हर रिस्क एंड फॉलो अप डेट, तो क्या उस महिला को आपने बता रखा है कि आपके अंदर रिस्क क्या है, डेंजर साइन क्या है और उसका फॉलो अप करने के लिए आपको डेट बता रखी है कि आपको जांच करवाने के लिए वापस कब आना है, तो वो आपने डेट बता रखी है। तो यहाँ पर वो बताएगी हाँ हमें बता रखी है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा नो आ जाएगा। इसके बाद आता है हैज आशा एएनएम विजिटेड हर एट होम इन द लास्ट 1 मंथ, यानी लास्ट 1 महीने के अंदर आपके घर पर आशा एएनएम की विजिट हुई, वो कहती है हाँ, तो यहाँ पर यस आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। डिड शी रिसीव जेएसवाई अदर पेमेंट, यानी उसने जेएसवाई और या अदर पेमेंट जो उनको मिलना चाहिए वो जेएसवाई योजना का लाभ उनको मिला है, उनको भुगतान हुआ या नहीं हुआ, तो वो आप उनसे पूछेंगे। यहाँ पर वो कहती है हमें मिल गया है, तो यस, अन्यथा यहाँ पर नो आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन 5 ओपन होकर आता है। अब यहाँ पर आता है एनी गैप आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग विजिट ऑफ करेक्टिव एक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई गैप मिला है तो उसको सही करवाया, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, किसी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है, तो यहाँ पर यस आ जाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो आ जाएगा। अब आगे आता है नंबर ऑफ गैप आइडेंटिफाइड, कितने यहाँ पर गैप मिले जो इन्होंने चेक किया, उसके अंदर कितने ऐसे गैप मिले हैं जो संख्या लिखनी है 1 से 5, यानी 1 2 3 4 5 कितने गैप मिले, तो यहाँ पर 2 गैप मिले हैं, मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे। अब आता है एनी रिमार्क,
एनी रिमार्क के अंदर यहाँ पर जो निरीक्षण करता है वो रिमार्क डालेंगे कि पेशेंट नॉट अवेयर ऑफ ईडीडी, यानी पेशेंट को ईडीडी के बारे में जानकारी नहीं थी। पेशेंट नॉट अवेयर ऑफ प्रेगनेंसी डेंजर साइन, पेशेंट को प्रेगनेंसी के डेंजर साइन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस प्रकार से कोई भी रिमार्क हो सकता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गुड वर्क अच्छा कार्य होगा, जिस आशा एनएम का अच्छा कार्य होगा तो यहाँ पर गुड वर्क भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एनी रिमार्क आप डाल देंगे, नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये पूरा फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कैन नॉट एडिट आफ्टर सेंड, यानी इसको सेंड करने के बाद आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। एक बार इसको अच्छे से देख लें आपने ये फॉर्म सही भरा या नहीं भरा, उसके बाद यहाँ पर सेंड हो जाएगा। और सेंड होने के बाद ये रिपोर्ट आपकी स्टेट लेवल पर पहुंचेगी। वहां से आपकी रिपोर्ट का एनालिसिस किया जाएगा कि फील्ड के अंदर हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एएनएम है, आशा वर्कर है, वो किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, कहां पर कितनी गलतियां हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपकी मॉनिटरिंग होगी। तो ये जानकारी थी कि आप एचआरपी महिला की किस प्रकार से यहाँ पर विजिट करेंगे, किस प्रकार से एचआरपी महिला का यहाँ पर रिकॉर्ड रखेंगे। और एमसीएचएन डे आप आयोजित करते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या साधन होने चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।